थोड़ा बताइए टेकारी के बारे में कि सबसे बड़ा समस्या क्या है। टेकारी किला से लोग जानते हैं, आज भी आजादी के बाद आज तक कभी वो किला को संरक्षित करने का कोशिश नहीं किया गया। तो इसको लेकर आपके पास क्या ऐसा रोड मैप है कि जिससे आपको अगर जनता मौका देती है तो आप उसको बदल पाए। टेकारी में 3 मुद्दा वहां आज तक जो भी पार्टियां आए हैं संभालने का कोशिश नहीं किए। शिक्षा, स्वास्थ्य और वहाँ तकनीकी रूप की कोई भी खेती अभी तक नहीं पहुंच पाए टेकारी में, और पानी की हमेशा चर्चाएं होती हैं, वहाँ के किसान परेशान होते हैं। अगर पानी रहेगा तो वाटर लेवल बना रहेगा। हमारे टेकारी में 2 बड़ी नदियां हैं, पहला मुढ़त और हमारे गांव के पास नेरा नदी है। दोनों की क्या स्थिति है तो नदी तो नजर ही नहीं आएगा, जंगल हो गया है। ऐसा काफी एक बड़ा आंकड़ा जो सामने नजर आता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन तक सिर्फ मूलभूत शिक्षाएं भी नहीं पहुंच पाती। इस साल का जो बजट है 60,000 करोड़ रुपया है। जब उसको कैलकुलेशन करिएगा तो बहुत ही कम है। जन स्वराज इसकी सरकार बनती है तो हम लोगों ने ऐलान कर रखा है कि लाख करोड़ रुपया हम लोग खर्च करेंगे। सबसे पहले इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। आपका जो बिल्डिंगों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्राइवेट के रूप में देना पड़ेगा। आप जब सरकारी स्कूलों में जाइएगा, दरवाजे टूटे हुए हैं, बेंच टूटे हुए हैं, पंखा नहीं है। कल अगर टेकारी की कुर्सी आपको मिलती तो पहला डिसीजन क्या होगा और वो क्यों? तो सबसे पहले हम भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी पे लगाम कसेंगे। तो क्या टेकारी के स्कूल वैसे होंगे जहां बीडी शर्मा अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे? अगर वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी होगी तो उसमें अपने बच्चे को या जो भी लोग पढ़ाना चाहते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार का एक नेता जिससे आप एडमायर करते हैं, हमारे रोल मॉडल हैं श्री बाबू। श्री बाबू ने उस समय इंडिया में 3रे नंबर पे हर मामले में लाके खड़ा कर दिए थे। बिहार संस्कृति की धरती, मेहनत की मिसाल और सपनों का संगम। एक नई पहल, एक नई कोशिश, अपना बिहार, अपनी बातचीत। चलिए उन लोगों से मिलते हैं जो आपके वोट से बिहार और आपका भविष्य बदलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हलचल प्रेजेंट्स अपना बिहार अपनी बातचीत। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम उन लोगों से मिलेंगे जो बिहार की सियासत में एक नया रूप तय करना चाहते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच जहां उन नए कैंडिडेट से मिलेंगे, उनके पास क्या प्लान है, क्यों आज बिहार आजादी के इतने साल बाद भी मजबूर है, बेबस है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो पहले कैंडिडेट और पहले मेहमान हैं, डॉक्टर बीडी शर्मा, जो टेकारी विधानसभा से इस बार अपनी उम्मीदवारी को लेकर जोर शोर से काम कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका हमारे शो पे। वो ताजा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, आवाम थक चुकी है तालियां बजाते हुए। ये लाइनें आज के हमारे खास मेहमान पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जिस तरीके से अपने विधानसभा में यह काम कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, काफी ज्यादा चर्चा है। और इसी चर्चे के वजह से आज हमने इनको आमंत्रित किया है और इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है आप सभी के लिए, पूरी टेकारी की जनता के लिए, उन जनता के लिए जो पिछले काफी समय से परेशान हैं, लाचार हैं, उनका भविष्य नहीं बदल रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको अच्छे रोजगार नहीं मिल रहे हैं, वहाँ के बूढ़े बुजुर्गों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है। इस वजह से आप सभी लोगों के डिमांड पे हमने इनसे खास पेशकश की और इन्होंने हमारे शो पे आने के लिए राजी हुए। तो सर, पहला सवाल, टेकारी आपकी जन्मभूमि है जी, थोड़ा बताइए टेकारी के बारे में कि सबसे बड़ा समस्या क्या है? देखिए, टेकारी जो विधानसभा है वो टेकारी राज एक समय में राज हुआ करता था, और उसकी जो विरासत है टेकारी किला से लोग जानते हैं, आज भी कि टेकारी किला है। हमारा कहना है कि आजादी के बाद आज तक कभी वो किला को संरक्षित करने का कोशिश नहीं किया गया, कि जो हमारा धरोहर, जिससे हमारी पहचान है, उसको कम से कम सुरक्षित रखा जाए। दूसरा क्या है कि टेकारी में आज तक 3, हमारे हिसाब से 3 मुद्दा वहां आज तक जो भी पार्टियां आए हैं उनको संभालने का कोशिश नहीं किए।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई। डॉक्टर साहब हम उस पे आते हैं, उससे पहले जो सबसे बड़ा सवाल, जब हमने क्षेत्र में आपको लेकर एक ऐड चलाया और हमने वहां के युवाओं से पेशकश की कि आप कुछ सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, जब हमने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि जब बीडी शर्मा, उनसे आप क्या चाहते हैं, आपकी चाहत क्या है, तो उन्होंने सबसे बड़ा जो सवाल कि टेकारी के नौजवान आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आप इसको कैसे ठीक करेंगे? सही बात है, टेकारी में कुछ है ही नहीं। जितने भी आज तक पार्टियां सरकार बनाई है, जो भी विधायक सांसद वहां से बने हैं, आज तक टेकारी में कुछ हुआ ही नहीं है। टेकारी में एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। यहाँ 2 ब्लॉक हैं, कोंच ब्लॉक और टेकारी ब्लॉक। इनके बच्चे जो हैं गया आके पढ़ते हैं। एक गरीब घर के बच्चे कहाँ से, गया में रहने में करीब 10,000 15,000 खर्चा है, तो वहाँ पे आज तक डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए। ये सबसे बड़ी, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे जिंदगी को बदला जाता है। आपके पास वो शस्त्र ही नहीं है तो जिंदगी कैसे बदलिएगा? क्या आपके पास ठोस योजना है जो पहले 100 दिनों में आप लागू कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास योजना है। हम 3S पे काम करेंगे। सबसे पहले शिक्षा को सुधारेंगे। वही शिक्षा के क्षेत्र में ही जी। अगले पहले जो 100 दिन होंगे उसमें क्या किया जा सकता है? क्या सबसे पहले हम डिग्री कॉलेज का वहां पे नींव रखेंगे। हर एक ब्लॉकों में एक डिग्री कॉलेज देने का हम काम करेंगे। और स्वास्थ्य की बात होती है तो जो भी अनुमंडल अस्पताल है उनके क्या, वो ओनली रेफरल सेंटर बन के रह गया है। अगर खुदा न खास्ते आपको कोई दिक्कत होती है तो वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। हम एक मॉड्यूलर जो अनुमंडल अस्पताल है उसको बनाएंगे और पूरी सुविधा वहां देने की करेंगे। सबसे पहले मैन पावर है उसको बढ़ाएंगे, और जब मैन पावर बढ़ेगा तो क्वालिटी बेस वहां पे ट्रीटमेंट भी होंगे, और जो रेफरल का जो समस्या बना रहता है वो उससे बचेंगे। जी, उसी पे आते हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हैं तो लाजिम है कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, जो भी वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर आपकी नजर गहरी होगी। टेकारी में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत है? टेकारी की में स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवा का ये आलम है कि अभी कुछ दिन पहले एक हरना मठ है, हमें जब हम उधर विजिट पे गए तो एक 2 दिन का बच्चा इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। तो आप अनुमान लगाइए कि एक सुदूर इलाका में भी स्वास्थ्य का सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि जितने भी उप केंद्र हैं, या तो उसमें गाय भैंस बना रहे हैं या तो भूसा रखा रहे हैं। हमारा आप सर्वे कर लीजिए, एक भी उप केंद्र टेकारी में नहीं चल रहा है। यहाँ अनुमंडल जो अस्पताल है टेकारी में या कोंच में या आती में, जो भी सरकारी अस्पताल है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, ओनली रेफरल सेंटर बन के जीतने के बाद आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहला कदम क्या लेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले एक प्रतिकूल माहौल बनाएंगे और एक अच्छी मॉड्यूलर अस्पताल का जीर्णोद्धार, जो भी अस्पताल उसको जीर्णोद्धार करके एक सबसे पहले उस तरह का माहौल बनाएंगे ताकि जितने भी स्टाफ होंगे उनको काम करने में मन लगेगा, और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे। अगर समाज स्वस्थ रहेगा तभी वो पढ़ेगा, तभी वो कमाएगा। तो हम सबसे पहले स्वास्थ्य को इतना मजबूत कर देंगे कि वहां से एक भी पेशेंट रेफर होने का नौबत ना रहे। हम वहाँ इमरजेंसी सेंटर भी डालेंगे, आईसीयू भी डालेंगे। जो गरीब से गरीब लोग भी आज प्राइवेट में या किधर भी उनको आईसीयू बेड नहीं मिल पाता है, कोरोना आवर में देख लिए। तो हम ऐसे करीब 30-40 ऐसे बेड बना के रखेंगे कि कभी अगर आपातकालीन आता है तो वो बेड काम आएंगे, और बाकी दिनचर्या में पर डे उस तरह का अगर मरीज आता है तो वहां पर उनकी इलाज हो सके। आप बात कर रहे थे कि 3S, ट्रिपल एस के बारे में, आपका जो विजन है कि ट्रिपल एस, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई, उसी पे बात करते हैं। जो हमने रिसर्च किया, जो हमारी टीम ने रिसर्च किया है, उसमें टेकारी का किसान आज भी पानी, बाजार और तकनीक से, वहां तकनीकी रूप की कोई भी खेती अभी तक नहीं पहुंच पाए टेकारी में, और पानी की हमेशा चर्चाएं होती हैं, वहां के किसान परेशान होते हैं, और जो बाजार उनको उचित मूल्य, सही जगह, जो भी वो खेती में जो भी उनका पैदावार होता है वो सही जगह पे बेचने के लिए उनके पास कोई ऐसा बाजार नहीं होता। तो इसको लेकर आपके पास क्या ऐसा रोड मैप है कि जिससे आपको अगर जनता मौका देती है तो आप उसको बदल पाए? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में करीब 75% किसान लोग रहते हैं, और उनकी क्या स्थिति आपसे छिपा हुआ नहीं है। हमारा ये कहना है कि आज तक कोई भी सरकार उनके प्रति क्यों नहीं ध्यान दिया।
आज जो इतने मेहनत के साथ किसान लोग फसल उगाते हैं, औने पौने दाम पे खरीदते हैं और बिचौलियों लोग उनको बढ़ा चढ़ा के दाम पे बेचते हैं। हमारा ये कहना है कि जो भी सबसे पहले संसाधन की व्यवस्था करना चाहिए। जितने भी तालाब है आज के डेट में, वो सब तालाब कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो गया है और वो तालाब में जो पानी आने का व्यवस्था था वो सब अतिक्रमण करके और वो रास्ता ही भरा गया है। तो उसको सबसे पहले जीर्णोद्धार, तालाबों का जीर्णोद्धार करिए, ताकि अगर पानी रहेगा तो वाटर लेवल भी बना रहेगा। दूसरी चीज, हमारे टेकारी में 2 बड़ी नदियां हैं, पहला मुढ़र और हमारे गांव के पास नेरा नदी है। दोनों की क्या स्थिति है कि आप देखिएगा तो नदी तो नजर ही नहीं आएगा, जंगल हो गया है। तो हमारा ये कहना है कि क्या इतने दिनों से सरकार नदियों के जीर्णोद्धार के लिए पैसे फंड नहीं आता है क्या? आखिर ऐसी क्या बात है कि कोई भी वहां विधायक, सांसद, जो कोई भी पार्टियां के बने, तो उन्होंने क्यों नहीं इस पे ध्यान दिया? हमारे मोढ़र नदी का जो मुहाना होता वो ही भरा गया है। तो हमारा कहना है कि उसको जीर्णोद्धार किया जाए, उससे करीब लाखों लोगों की लोगों को फायदा होता था, किसानों को, और वाटर लेवल हमेशा बना रहता था। और हमारा ये कहना है कि जो अनाज उगता है, हम लोग एक विजन के तहत उसको मंडी में जो उसका समर्थन मूल्य होता है, उसको एक मान सम्मान, जो किसानों को मान सम्मान मिलना चाहिए, हम लोग दिलाएंगे। और जो भी उनकी उपज होती है वो सही बिचौलियों को नहीं बेचकर वो डायरेक्ट मार्केट को बेचे, और ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। डॉक्टर साहब, शिक्षा और मानव विकास को लेकर आपकी क्या दृष्टि है? क्योंकि शिक्षा की बात बिहार में नीतीश कुमार भी करते हैं, इतने सालों से शिक्षा पे ही बात हो रहा है, और शिक्षा पे बिहारियों को सिर्फ इसलिए भी देखा जाता है कि शिक्षा में बिहारियां अव्वल रहते हैं। जो भी बिहार के जितने भी बच्चे हैं, यूपीएससी हो, यहाँ रिकॉर्ड होता है कि सबसे ज्यादा यूपीएससी बिहार के बच्चे क्लियर करते हैं, क्रैक करते हैं। बिहार के बच्चे बैंक में पीओ बनते हैं, सरकारी नौकरियों में काफी ज्यादा बिहार के बच्चे एक्टिव हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमने रिसर्च किया है, ऐसा काफी एक बड़ा आंकड़ा जो सामने नजर आता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन तक सिर्फ मूलभूत शिक्षाएं भी नहीं पहुंच पाती, और उनका डेवलपमेंट, जो मानव विकास होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए शिक्षा से, जो डेवलपमेंट की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो इतने सालों से क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे क्या वजह है, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये समझ जाना चाहिए, WHO सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, जो भारत सरकार को अनुदान दे देता है। हमारा ये कहना है कि इतने सालों से जब सबसे ज्यादा अगर पैसे देता है WHO, तो आखिर इसकी व्यवस्था, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं सुधरता है? तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि जितने भी आज के डेट में स्कूल, आखिर क्यों आप अच्छे अच्छे टीचर की बहाली लेते हैं, अभी भर्तियां हुए हैं, अच्छे टीचर होते हुए भी पढ़ाई का स्तर क्यों नहीं बदलता है? यही प्राइवेट स्कूलों में अच्छी अच्छी व्यवस्था मिलती है, अच्छी। तो हमारा ये कहना है कि बिहार सरकार, इस साल का जो बजट है 60,000 करोड़ रुपया है। आप ये समझिए कि 60,000 करोड़ रुपए में आप जब उसको कैलकुलेशन करिएगा तो बहुत ही कम है। हमारा ये कहना है कि शिक्षा पे कम से कम हमारी जनसुराज अगर पार्टी इसकी सरकार बनती है तो हम लोगों ने ऐलान कर रखा है कि 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग खर्च करेंगे। आज 60,000 करोड़ मात्र खर्च हो रही है, हम लोग 10 गुना खर्च करेंगे। हमारा कहना है कि सबसे पहले शिक्षक भर्ती कर देने से व्यवस्था नहीं सुधर सकती है, सबसे पहले इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। आपका जो बिल्डिंगों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्राइवेट के रूप में देना पड़ेगा। पेरेंट्स को लगे, लोगों को लगे कि हाँ पढ़ाई होती है। आप जब सरकारी स्कूलों में जाइएगा तो उधर दरवाजे टूटे हुए हैं, बेंच टूटे हुए हैं, पंखा नहीं है, तो ऐसे लोगों में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? सब लोगों का, गरीब लोगों का भी एक विजन है कि हमारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, और पढ़ के जब अच्छा स्कूल में पढ़ेगा तभी वो कुछ आगे बढ़ेगा। तो हमारा ये कहना है कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाइएगा, शिक्षक भी कुछ नहीं कर सकता है। शिक्षक पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ाने का माहौल सरकार को देना होगा ताकि जो बिल्डिंगे हैं, एक मॉड्यूलर बिल्डिंग बनना चाहिए, एक बढ़िया डेस्क होना चाहिए, बढ़िया इन्वायरमेंट होना चाहिए, पानी की सुविधा बढ़िया हो, बाथरूम बढ़िया होना चाहिए, प्लेग्राउंड बढ़िया होना चाहिए। लगना चाहिए कि प्राइवेट के रूप में जब तक हम लोग ये सरकारी स्कूलों को भी डेवलप नहीं करेंगे और साथ साथ टीचरों का मान सम्मान
तब मिलेगा जब वहां पे व्यवस्था सुधरेगा। आज टीचरों का ये स्थिति है कि लोग बोलते हैं, उनको अपमानित करते हैं कि पढ़ाते नहीं। आप माहौल जब तक नहीं दीजिएगा, टीचर भी चाह के भी नहीं पढ़ा पाए। अब एक ही आप बताइए कि एक रूम में 3 क्लास के बच्चे बैठेंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा। तो वो चाह के भी नहीं दे पाते हैं वो व्यवस्था सुविधा। तो सरकार को व्यवस्था जब तक नहीं देगा, हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा पे 5 लाख करोड़ खर्च करके और मॉड्यूलर बनाएंगे। और प्रशांत जी का एक सोच है कि हम नाजरस टाइप का जो स्कूल है हर एक जिले में कम से कम 1-2 इस तरह का हम लोग स्कूल, सरकारी स्कूल बनाएंगे ताकि वहां से अच्छे बच्चे पढ़ें। बिहारी मेहनती होते हैं, पढ़ाकू होते हैं, तो वो जब पढ़ लिख कर बिहार के डेवलप में अपना योगदान दें। और यही सोच के साथ हम लोगों ने टेकारी के बच्चों को भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल सबसे पहले आप करेंगे अगर टेकारी के लोग आपको मौका मिलता? देखिए, बच्चों को सबसे पहले तो हम लोग जैसे आपको बताएं कि सबसे पहले हमें पढ़ाई पे उसको ध्यान। किस तरह का एजुकेशन, क्योंकि पढ़ाई तो बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, बच्चे आज भी सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, वहां पे मिड डे मील मिल रहा है, टीचर आ रहा है। अभी अभी बिहार सरकार ने इतने सारे टीचर की बहालियां निकाली, और वो भी इतने टफ में से टफेस्ट में से एक एग्जाम जिसको बीपीएससी बिहार सरकार ने लिया, और उसके बाद टीचरों की बहाली की। जब इतने अच्छे टीचर आने के बावजूद भी, तो किस तरीके का एजुकेशन आप देना चाहते हैं? देखिए, बिहार में टीचर तो भर्ती कर दिए हैं टीचर, लेकिन इन्वायरमेंट उस तरह का नहीं बना। यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन भी बढ़ावा देना पड़ेगा। बच्चे को बस खिचड़ी तक ही सीमित नहीं रखिए। बिहार में स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री, 2 चीज बट रहे हैं। आप जनसुराज पार्टी के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष। जनसुराज पार्टी अभी नई पार्टी बनी है और बिहार के लोग इससे तेजी से जुड़ भी रहे हैं, और आप भी उसी पार्टी से हैं, एक सोच के साथ आप भी आए हैं। जनसुराज पार्टी का सपना क्या है और टेकारी में इसको किस तरीके से साकार करना चाहते हैं? देखिए, जनसुराज पार्टी का सपना है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से एक अच्छा प्रतिनिधि जब चुनकर जब विधानसभा में जाएगा तो वो उस क्षेत्र का विकास के लिए, जब अच्छा लोग रहेंगे, विकास के लिए वो बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, किसानों के लिए बात करेगा, महिलाओं के लिए बात करेगा। और जनसुराज का एक विजन है कि सुंदर बिहार तभी बन सकता है जब तक सही लोगों को, लाखों का जो भीड़ है उसमें से चुनिंदा लोग, जो सही लोग हैं, उसको चुनने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार वही लोग बदल सकते हैं जो सही लोग होंगे। तो यही जनसुराज का थीम है, सही लोग को चुनना है, सही सोच वाले को चुनना है, और सामूहिक प्रयास से उसको आगे बढ़ाकर और विधानसभा तक भेजना है ताकि वो क्षेत्र का विकास करे। और रही बात टेकारी की, तो टेकारी में विकास का विजन पूरा बन चुका है। अगर मौका मिलेगा तो निश्चित ही हम लोग टेकारी को बदलने का, एक आदर्श टेकारी बनाने का काम करेंगे। जनसुराज पे विपक्ष के तमाम लोग आए दिन एक बयानबाजी, जिसको कहते हैं बिहार में बयानबाजी, जो काफी ज्यादा चलता है, और एक आरोप लगाते रहते हैं कि जिनको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है वो जनसुराज में आ रहे हैं। और जनसुराज एक उनके लिए एक नया रास्ता है, एक नया जगह है कि जिन लोगों को कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को दूसरी पार्टियों में इज्जत नहीं मिल रही है, वो लोग जनसुराज में आ रहे हैं। इसमें कितना सच्चाई है? बिल्कुल, हमारा कहना है कि ओनली जो दूसरी पार्टियां हैं वो धनवान लोगों के लिए है। अगर आप अच्छा आदमी है, आपके पास पैसे नहीं, क्या आप राजनीति नहीं कर सकते हैं? तो जनसुराज एक विकल्प खुला हुआ है। हमें अच्छे लोग को चाहिए, पैसे की कमी नहीं है, अच्छे लोगों को चाहिए। और जिनको मान सम्मान अगर नहीं मिलता है, वो उसमें काबिलियत है कि विधायक सांसद बन सकता है, तो जनसुराज ही उनको उसको मान सम्मान दे सकता है। दूसरी पार्टियां वल्ली, दारू, बालू लोग, जो गुंडे टाइप हैं, जो क्रिमिनल हैं, ऐसे लोगों को, धनवान लोगों को प्रमोट करता है। लेकिन जनसुराज एक ऐसी पार्टी है कि अगर आप रिक्शा चलाते हैं और उसमें वो काबिलियत है, समाज अगर उसको बढ़ाना चाहता है, तो जनसुराज उसके लिए हाथ थामने के लिए तैयार है। वो बढ़ेगा और जनसुराज उसको बढ़ाएगा। क्योंकि वो तो दिखेगा इस बार के विधानसभा के इलेक्शन में ही, क्योंकि 243 सीटों की बात कर रहे हैं, वहां पे दिख जाएगा कि कितने लोग जो बातें कर रहे हैं, आप जो बातें आपकी पार्टी करती है, जो बातें आपकी पार्टी के मुखिया करते हैं,
वो कितना वो दिखेगा, क्योंकि लोग इसी तरह से कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हम लोग इसी तरह से कहते हैं, बाकी पार्टियां भी कहती हैं कि हम लोगों ने भी जिन कार्यकर्ताओं के पास काबिलियत है, जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, उनको टिकट देते हैं, लेकिन ऐसा बाकी पार्टियां नहीं करती है। लेकिन देखिए खैर जनसुराज क्या करती है। कल अगर टेकारी की कुर्सी आपको मिलती है तो पहला डिसीजन क्या होगा और वो क्यों? अगर जनता हम पर भरोसा करके अगर 2025 का में जनसुराज का वहां पे अगर प्रतिनिधि चुनते हैं तो सबसे पहले हम भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी पे लगाम कसेंगे। आज ऐसा हो गया है कि एक जन प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी 1000 रुपया देना पड़ रहा है। हर आम जनता छोटी सी काम करने के लिए पैसे देते पड़ते हैं। 5 किलो अनाज का मोदी जी गरीबों को देते हैं, लेकिन उनको 4 किलो ही अनाज मिलता है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और वो बोल ही नहीं पाते हैं। किसके पास बोलेंगे? वो समझ चुके हैं, यहाँ के जनता समझ चुका है कि अगर हम लोग लड़ेंगे तो जीतने वाले नहीं है। ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो हम भ्रष्टाचारों पे सबसे पहले लगाम लगाएंगे। ये आते के साथ जितनी भी इस तरह की कुरीतियां हमारे समाज को कमजोर करने का, टेकारी का विकास करने में अवरुद्ध बनेगा, हम वो सब पर लगाम करके एक सुंदर टेकारी बनाने का काम करेंगे। विजन जो सबसे पहले टेकारी के लोग महसूस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एज ए डॉक्टर जब पढ़ाई करने के बाद एक विजन होता है कि इस समाज को कैसे जीना चाहिए, कैसे आखिर ऐसा कौन सा काम करेंगे ताकि समाज को भी उससे फायदा हो। तो मेरा एक ही विजन है कि अगर हम आएंगे तो हम सबसे पहले एज ए डॉक्टर हम स्वास्थ्य सुविधा इतनी मजबूत कर देंगे कि किसी को भी गया आने की जरूरत नहीं। रेफरल सेंटर बन के कोई भी अस्पताल नहीं बन पाएगा। जितने भी उपकेंद्र हैं उनसे उसको सरकार से हम लोग डिमांड करेंगे कि यहाँ स्वास्थ्य कर्मी होना चाहिए। और स्कूलों की व्यवस्था बहुत जितना हमसे हो पाएगा, अगर सरकार की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा तो हम एक बढ़िया शिक्षा का भी माहौल देंगे। और सिंचाई पर भी हमारा बहुत सारा विजन है। हम टेक्निकल रूप से सिंचाई चावल गेहूं तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हम लोग नकदी फसल पे ज्यादा जोर देंगे ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। आपके विधानसभा की एक कौन सी समस्या है जो पिछले 10 सालों से सिर्फ बातें सुन रही है? सबसे पहली है कि हर बार वहां के प्रतिनिधि बोलते हैं कि यहाँ पे हम एक डिग्री कॉलेज बनाएंगे। आज तक कभी भी वो डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया। लोगों को वो डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण गया और पटना जाना पड़ता है, जिससे एक आम नागरिक को बहुत ही आर्थिक बर्डन उन पे आता है। तो हम एक सबसे पहले डिग्री कॉलेज बनाकर पढ़ने का एक सुलभ माहौल बनाएंगे ताकि पढ़ेगा टेकारी तभी बढ़ेगा टेकारी। सीधा सवाल, जो लोग अभी विधानसभा में हैं उनसे आप कैसे अलग हैं? क्योंकि लोग तो ये भी पूछेंगे ना कि ऑलरेडी हमने विधायक जी को वोट देकर रखा था, उनको विधायक हम पहले मान चुके थे और भी 10-15 लोग मैदान में आएंगे, तो उनसे आप अलग कैसे हैं? लोग को, क्योंकि हमारा जो प्रयास है, जब हम इस शो का नाम रखे थे, जब हमारी टीम ने सोचा था कि अपना बिहार अपनी बातचीत, और जब हमने लोगों से वादा किया था कि हम आपके वोट को चंद रुपयों में बेचने से पहले हम आप तक वो चीजें लेकर आएंगे कि जिनसे आपको खुद डिसाइड कर सके कि हम जिसे भी वोट दे रहे हैं वो प्रतिनिधि कैसा है, वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या सोचता है, उसके पास हमारे विधानसभा के लिए क्या प्लान है, हमारे रोजगार के लिए क्या प्लान है। तो उसी प्रकार से कि विधानसभा में जो भी लोग हैं, जो आ रहे हैं, जो प्रतिनिधि के तौर पे मैदान में उतरे, उनसे आप अलग कैसे? देखिए, जितने भी आज के 50 सालों में जितने भी प्रतिनिधि आए हैं उनसे हम अलग क्यों हैं? हमारा कहना है कि कोई भी इंसान में कुछ खूबियां होता है, विजन होता है। हमारा कहना है कि हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं आए रहे हैं, हम लोग व्यवस्था सुधारने के लिए आ रहे हैं। हमारा कहना है कि राजनीति करना और व्यवस्था सुधारना दोनों आसमान जमीन का अंतर है। हमारा कहना है कि हम जनसुराज हमें सही लोग का जब टैग लगा दिया है, सही लोग और सही सोच का, तो आज वहां के जनता की सामूहिक प्रयास से ही हम टेकारी को बदलने का काम करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि हम व्यवस्था सुधारने आ रहे हैं, हम राजनीति करने नहीं आए हैं। जिस दिन भी वहां लोग बोलेंगे कि डॉक्टर बीडी शर्मा, अगर कभी भी हमारे ऊपर करप्शन का चार्ज लगता है, सर वहां के लोग अगर
बोलना चालू कर देंगे कि आपके ऊपर करप्शन का चार्ज लगता है, तो हम उसी दिन अपने पद से हम इस्तीफा दे देंगे। हम व्यवस्था सुधारने के लिए आए रहे हैं, राजनीति मेरा शौक नहीं है। हम अपने घर को मजबूत करने आ रहे हैं। हम उन बुजुर्गों को मान सम्मान दिवाने आ रहे हैं जिनको 400 रुपया पेंशन दिया जाता, भीख दिया जाता है, हम उनको 2000 रुपया देने की काम कर रहे हैं। हम उन महिलाओं को मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। हम 4% पे उनको ऋण दे देंगे ताकि सशक्त जो नारी समाज बनाने का जो कल्पना हम लोगों ने किया है उसको हम लोग काम करेंगे। और सबसे पहले सबसे बड़ी मुद्दा है पलायन। हम लोग पलायन को रोकेंगे। अब विजन है कि कैसे रोकेंगे, तो हमारा एक सोच है कि हम टेक्निकल चीज, वहाँ टेक्निकल कॉलेज ये सब खोलने का काम करेंगे और बच्चों को टेक्निकल रूप से हम उनको प्रशिक्षित करके, ताकि घर बैठे ही 10 से 20 हजार रुपया वो घर बैठे ही कमा लेंगे। दिल्ली गुजरात जाने की नौबत नहीं आएगी। तो एक विजन है कि सशक्त टेकारी बनाने के लिए एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जो वहाँ के लोगों के हित में, वहाँ नौजवानों के हित में, वहाँ बूढ़े लोगों के हित में, वहाँ महिलाओं के लिए हित में, वहाँ बहनों के लिए हित में हमारे तरफ से पहल करना होगा, वो हम करेंगे और सशक्त टेकारी बनाने का युवा आज कंफ्यूज्ड है, जॉब, एजुकेशन या माइग्रेशन। आपके 3 क्लियर प्रॉमिस क्या है उनके लिए? कि हम प्रॉमिस करते हैं उन युवाओं से कि हम आपके लिए रोजगार का साधन खोलेंगे। रोजगार का साधन खोलने के लिए बहुत सारी आइडिया हमारे ऊपर है। हम उनको टेक्निकली रूप से उनको प्रशिक्षित करेंगे। वहां पे डिग्री कॉलेज करके वहां पे टेक्निकल कोर्स करवाएंगे, ताकि लोग जब वो कोर्स करके अपने बलबूते पे 10-20 हजार की जो कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, उनको हम उधर ही टेकारी में ही उनको व्यवस्था दिया जाएगा। क्योंकि विजन आपका क्लियर है तो व्यवस्था निश्चित ही सुधरेंगे। और हम युवा हैं, तो युवा के लिए तो मेरे रग रग में उनके लिए एक संवेदना है। बेरोजगारी का क्या हाल होता है, जब 2 लोग नहीं कमाते हैं, कितनी उनकी समस्या होती है। तो हम उनको बेरोजगार नहीं रहने देंगे। या स्वस्थ रहिए। BD शर्मा वहाँ का बेटा है, नेता के रूप में आप मत सोचिए। हम वहाँ व्यवस्था सुधारने आ रहे हैं, राजनीति करने नहीं आ रहे हैं। एक नेता का वायरल होना जरूरी है या ग्राउंड पे विजुअल होना? ग्राउंड पे विजुअल होना। पॉलिटिक्स में इंस्टाग्राम इंपॉर्टेंट है या इंटरेक्शन? क्यों? क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत तेजी से हर युवाओं के हाथ में है, हर लोगों के हाथ में है, बूढ़े बुजुर्गों के हाथ में। लेकिन आप बोल रहे हैं इंटरेक्शन, तो क्यों इंटरेक्शन जरूरी है? हमारा कहना है कि फ्लोअर होना मायने नहीं है, फ्लोइंग करना मायने है। अगर आपको लोग फ्लोइंग कर रहे हैं वो मायने है। अगर आप में क्वालिटी है तभी फ्लोइंग लोग कर रहे हैं। हमारा कहना है कि लोगों के दिलों में बसिए। ये सोशल मीडिया और ये इसमें बसने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लोग ही आपको आगे बढ़ाएगा। अगर राजनीति में आए हैं तो लोगों के लिए जिए। और इंस्टाग्राम चलाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एक माध्यम है, आप इसके थ्रू लोगों तक अपना विजन पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास पहुंचिए। चुनाव जीत गए, 5 साल बाद अगर लोग निराश हुए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि निराश होने का हम मौका ही नहीं देंगे। मान लीजिए कि कहीं पे ऐसी चूक हो जाती है, मान लीजिए कि आप वो सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, उसमें समय लग जाता है, सरकार आपका सहयोग नहीं करती है, तो क्या आप सामना करेंगे उनका? बिल्कुल सामना करेंगे। जो चीज हमसे हो पाएगा उसको करके दिखाएंगे। और जो जहां हम सरकार हमको सपोर्ट नहीं करता है तो उसको कम से कम लोगों को बताने का काम करेंगे कि हमने अपने तरफ से ये काम किया है, ये काम नहीं हो पाया तो ये हमारी मजबूरी है जो हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन हम उनको ठगने का काम नहीं करेंगे। पूरी हिसाब किताब सब जनता जो भी योजना बनेगा जनता के बीच में बनेगा। ऑफिस में बन के हम योजना नहीं बनाएंगे। और जब तक हम योजना को देख नहीं लें तब तक हम उस योजना को पारित नहीं करेंगे। बहुत सारी योजना ऐसा बनता है कि बन जाता है लेकिन धरातल पे नहीं आता है। हम योजना भी बनाएंगे और उसको धरातल पर भी लाएंगे। अभी जन सुराज हर जगह चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मुस्लिमों की बात करती है, अल्पसंख्यकों की बात करती है। मान लिया जाए अगर सारे मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर जन सुराज को वोट करते हैं तो उनके जीवन में क्या बदलेगा? देखिए, जो मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक का दर्जा उनको दिया गया है, तो
तो उनको एक उम्मीद जगह है। हमारा कहना है कि जन स्वराज किसी जाति का पार्टी नहीं है। अब उस पर ज्यादा मुसलमान जुड़ गए, तो उनको लग रहा है कि हम 50, 60, 70 साल कभी कांग्रेस का, कभी आरजेडी का दामन थामे, हमारे उत्थान, जीवन का बच्चे का उत्थान नहीं हो पाया, हमारे जीवन का उत्थान नहीं हो पाया। तो शायद जन स्वराज एक पर भरोसा हुआ है और पूरी समाज जन स्वराज की तरफ टर्न हो गया है। तो लोगों को लग रहा है कि ये मुसलमानों की पार्टी होते जा रही है। ये ऐसी बात नहीं है। आप देखिए कि हम भी भूमिहार हैं, हिंदू हैं, आपके सामने प्रदेश युवा उपाध्यक्ष बैठा हो, तो हमारा ये कहना है कि पक्षपात नहीं होती है। हमारा कहना है कि जन स्वराज में हर एक जात के लोग धीरे धीरे नहीं, दिक्कत ये जात के लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में बदलेगा क्या? क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस पे भरोसा किया, जैसा आपने कहा, इसके बाद उन्होंने आरजेडी को बहुत समय से उनके ऊपर भरोसा किया, क्योंकि वो एकमात्र उनके पास ऑप्शन बीजेपी नहीं बचता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, इस वजह से उनके पास ऑप्शन बचता है। अभी मुस्लिम समुदाय के लोग जन स्वराज को एक नया ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन जब वो भरोसा करते हैं तो क्या बाकी पार्टियों की तरह भी उनका सिर्फ वोट का इस्तेमाल करेगी जन स्वराज, या फिर उनके जीवन में जो बच्चे, आज उनके बच्चे में जो एजुकेशन का स्तर है वो काफी नीचे है, उनके समुदाय के काफी कम बच्चे पढ़ पाते हैं, तो क्या बदलेगा उनके जीवन में? देखिए, हम लोग का विजन है सीधे, हम लोग इस बार जो विजन, जो लोगों से वोट का अपील भी कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए वोट करिए, अपने बच्चों के विकास, पढ़ाई, शिक्षा के लिए वोट करिए। हमारा कहना है कि जब समाज में बदलाव आएगा जन स्वराज से, तो ऐसा नहीं है कि भूमिहार, यादव, पासवान, इनकी बच्चों की भविष्य सुधरेगा, इसमें मुसलमान लोगों के बच्चे का भी भविष्य सुधरेगा। जब हम अच्छा स्कूल देंगे, जब उसमें वो बच्चे पढ़ेंगे, तो बिल्कुल उनका भी शिक्षा का स्तर, उन जितने भी सरकार आए उनका वोट बस लिए, उनके पर ध्यान नहीं दिया। आज एक भी बच्चे उनके पढ़ते नहीं है। आप देख लीजिए चारों तरफ, आप कोई भी एग्जाम का रिजल्ट देखिए तो कितने मुसलमान भाई के बच्चे लोग उसमें रैंक में आते हैं। क्या इसके पीछे का क्या वजह रहा है? देखिए, क्या है ना कि सबसे पहले, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे बड़े लोग हैं, उनके भी नेता है, तमाम पार्टियां में उनके नेता है, बिहार में मंत्री है, बिहार सरकार में मंत्री है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का अशिक्षित होना आपको कहाँ दिक्कत लगता है? क्या वजह है? क्या उनके पास पैसे नहीं है? क्या उनके उस सरकार की जो सरकारी सुविधाएं हैं उनको वो नहीं मिल रही है? क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? किस तरीके से आपको प्रॉब्लम नजर आता है? नहीं, प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ पे जात की राजनीति होती है। ये समुदाय को यूज करके लोग वोट ले लेता है। अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो उनको लगता है कि ऐसे न कि मेरा वोट प्रतिशत कम न जाए, हमारा जनाधार कम न जाए, हम इनको अशिक्षित रख के ही हम इनको यूज कर रहे हैं। अगर ये पढ़े लिखे हो जाएंगे तो इनको सोचने समझने की क्षमता आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको बलगला के 50-60 साल इसी तरह अशिक्षित करके बच्चों को प्रलोभन दे देकर हिंदू मुस्लिम को मतलब लड़ा कर ये कट्टरता पैदा करके, ऐसे करके उनसे वोट लेते आ गए। कभी उन्होंने उनके बच्चे के लिए कभी वो ये नहीं सोचा कि इसको शिक्षा कहाँ मिलेगा, ये पढ़ाई कहाँ करेंगे, इनको सही रास्ता कोई दिखा। जो उनके जाति का जो नेता लोग भी थे वो सत्ता दल पार्टी का कठपुतली का रूप में काम कर रहे थे, और वो अपने अपने बच्चों को बढ़ाते जा रहे थे, इनके बच्चे से कोई लेना देना नहीं था। तो हमारे मानना है कि कहीं ना कहीं ये समाज को लोगों ने, पार्टियों ने यूज किया और उनको बढ़ाने का काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इसमें स्वार्थ है। अगर वो पढ़ लेगा, ये समाज बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टियों का जनाधार घसक जाएगा। दलितों का विकास का सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? क्योंकि मैं इस पर और भी आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहले दलितों का विकास का सबसे बड़ा रोड़ा है दलित। जितने भी दलित नेता आज के डेट में हुए हैं, चाहे मांझी समाज का हो, पासवान समाज का हो, जो भी समाज, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, बड़ा इल्जाम, फैक्ट इल्जाम है उनपे। हमारा ये कहना है कि जितने भी, अगर ये एक मांझी समाज का बताइए कि जिनका परिवार बहुत सुखी है, संपन्न है, हमारा कहना है कि 50 सालों से हमारे जीताराम मांझी यहाँ दलितों का, मांझी समाज का नेता है, वो अपने परिवार को बस बढ़ाएं। उनके घर में हर एक लोग मंत्री, विधायक, सांसद हैं, ये छिपा नहीं है। लेकिन कितने मांझियों का जीवन स्तर को सुधारें? आज भी गांव में चले जाइए तो उसी तरह से नंगे पुंगे उनके बच्चे धूल में खेलते रहते हैं, मछली पकड़ते रहते हैं। डॉक्टर बीडी शर्मा ये सोचते हैं कि दलितों का विकास का सबसे बड़ा रोड़ा उनके नेता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बस यूज कर रहे हैं, उनको बढ़ा। हमारा कहना है, उनको लग रहा है कि
फॉरवर्ड लोग उनको हक मार रहे हैं। आप ऑलरेडी आरक्षण में ये दायरे में आते हैं। हमारा ये कहना है कि जब आपका नेता बना हुआ है, बिहार में उप मुख्यमंत्री रहे, बड़ा नेता है, बड़ा नाम है, कम से कम अपनी जातियों को तो बढ़ा देते। तो आज क्या स्थिति है? आज मांझी समाज हम लोगों के जीवन में स्तर तक आने में उनको 50 साल लगेगा। उनको 50 साल पीछे करके रखा है, उनको बढ़ने ही नहीं दे रहा है। जितने भी नेता दलित समाज के आए हैं, उन्होंने बस वोट बैंक की राजनीति किया है, जात का राजनीति किया है। हमने पहले भी बोला है कि उनको शिक्षा पे कभी नहीं ध्यान, क्योंकि अगर उन समाज पढ़ गया तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये बस अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, अपने समाज को बढ़ाना नहीं देना चाहते हैं। आपको अगर मौका मिलता है तो आप दलितों के लिए क्या करेंगे? देखिए, एक चीज आप जान लीजिए कि हमारा विजन एक समाज तक सीमित नहीं है। हमारा लेकिन फिर भी जब बात करते हैं, ठीक है आपका विजन एक समाज तक सीमित नहीं है, जब बात विकास की होती है तो विकास में वही लोग आते हैं कि जो सबसे नीचे पायदान पे है, पहले उनको भी लाया जाए, क्योंकि ताकि कंधे से कंधा मिलाकर हम उनको भी अपने साथ लेकर चले और उनका भी विकास हो। क्योंकि विकास तो तभी होगा जब आप एक डेवलप देश की बात करते हैं, जब आप एक डेवलप स्टेट की बात करते हैं, जब आप टेकारी को ही आप बोलेंगे कि हम डेवलप करेंगे, तो उसमें वो दलित भी है, क्योंकि टेकारी के अंदर दलित भी है, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हैं। लेकिन जब आप एक समुदाय, क्योंकि सबसे ज्यादा नीचे आज वही है, उनके पास आज खाने को लाले पड़े हैं, वो मजदूरी करते हैं, उनसे उनका जीवन यापन होता है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? तो यही इसीलिए मेरा सीधा सवाल है कि जो भी अगर आपको मौका मिलता है तो दलितों के लिए आप क्या करें? देखिए, मेरा एक ही विजन है, नीचे स्तर को सुधारना चाहते हैं बच्चे। हमारा कहना है कि दलित समाज का में सबसे ज्यादा शिक्षा है आज के डेट में, तो हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, क्योंकि दलित समाज में इतना उनके पास धन बल नहीं है कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। तो हम जब स्कूलों की स्थिति को सुधारेंगे और जब वो बच्चा उस स्कूल में जाएगा, जब वहां पढ़ेगा, जब वो नौकरी करेगा, तो निश्चित ही मेरा मानना है कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो जीवन को बदल सकता है। हमने शिक्षा को पाकर हमने अपने जीवन को बदला, तो मेरे नहीं लगता कि अगर मांझी समाज में भी जो लोग शिक्षित होकर और नौकरी में है, बिजनेस में है, उनकी स्तर आप देखिए कितना ऊपर चला गया। तो उनको संसाधन की व्यवस्था अगर हम लोग दे देंगे तो निश्चित ही दलित समाज का भी बच्चा पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। मेरा ये मानना है। क्या आपको अगर दलित समाज आपको मौका देता है, आपके ऊपर भरोसा करता है, वो वोट देता है आपको, तो क्या उनके जीवन में ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि उनको संसाधन की कमी है, उनके पास वो पैसे नहीं है, फाइनेंशियल काफी क्राइसिस में गुजरता है, तो क्या उनके पास इन चीजों की कमी होगी और उनका जीवन बदलेगा? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आपको जब मौका मिलेगा तो मैं यही फुटेज काट के उस समय लगाऊंगा और सवाल पूछूंगा। बिल्कुल 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 हमारा जो सोच है, हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिनमें एक नीचे तबके से लेके ऊंचे तबके के लोग को भी फायदा होगा। हमारा ऐसा मानना है कि दलित समाज की स्थिति एक ही चीज सुधर सकता है। ये एक चीज अगर वो मान लेंगे तो सुधर जाएगा। अपने बच्चे को पढ़ाएं, अगर उनका बच्चा पढ़ लेगा कि उनका जीवन स्तर बढ़ जाएगा। किसी ने उनको ये हौसला नहीं दिया, हम उनको हौसला देंगे। जहां भी उनको तकलीफ होगा, अगर मान लीजिए कि जो बच्चे दलित समाज में प्रतिभाशाली हैं, हम वैसे शिविर लगाकर, वैसे जो 10वां में अच्छे नंबर लाए हैं, उनको ऐसा हम लोग एक सरकार के द्वारा जो फंड चलते हैं, उनको उस तरह से व्यवस्था देकर उनको उच्च शिक्षा के लिए भी हम लोग भेजेंगे, ताकि वहां से कुछ लोग तो कम से कम बढ़ के समाज को बढ़ाने का काम करें। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले उनको अवेयरनेस की जरूरत है। उनको बताइए, उनको पता ही नहीं है कि हम अपना जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, तो उनको पहले काउंसलिंग की जरूरत है। उनको काउंसलिंग करिए कि आपको जीवन स्तर, आज जो स्थिति आपकी है, आपके समाज के ही नेता लोगों ने आपके जीवन को बढ़ने नहीं दिया है। उन्होंने अपने जीवन को बढ़ाया, आपके जीवन को कभी नहीं बढ़ाया। तो हमारा ये कहना है कि उनको हम लोग गांव-गांव जाकर उनको जगाने का काम करेंगे। एक ही स्लोगन करेंगे, बच्चे को पढ़ाइए और जीवन को बढ़ाइए। नहीं, उसमें आप
जितने भी बातें कर रहे हैं, आप विजन की बात कर रहे हैं, आपके पास तमाम रोड मैप है, आप लगातार वादे किए जा रहे हैं कि अगर टिकारी की जनता हमको मौका देती तो हम भी कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं कि अगर आपको मौका मिलता है, इनकेस अगर टिकारी के लोग आप पे विश्वास करते हैं, आपको विधानसभा भेजने का प्रयास करते हैं, तो क्या टिकारी के स्कूल वैसे होंगे जहां बीडी शर्मा अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे? हम जो स्कूल की व्यवस्था जो जब हम उस स्तर का स्कूल अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो निश्चित ही बीडी शर्मा के बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, हर लोग जो वहाँ के अधिकार, आज देखिए कोई भी अधिकारी वहाँ अगर बीडीओ सीओ जो भी है उनके बच्चे गया में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको टिकारी में कुछ व्यवस्था ही नहीं है। तो जीवन तो इसीलिए तो हमारा सवाल ये है कि आप जब वादा करेंगे लोगों से कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, हम ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां हमारे बच्चे ही पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर लोगों को विश्वास होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम वो उस लेवल के शिक्षा की व्यवस्था करेंगे जिसमें बेहिचक जितने भी अच्छे लोग, प्रबुद्ध लोग हैं, उसमें पढ़ाने का, उस लेवल का हम लोग उसमें शिक्षा की व्यवस्था कराने की पूरी कोशिश रहेगा। बस हमें क्या है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम तो निश्चित ही करें, बहुत अच्छी व्यवस्था देंगे, लेकिन अगर हम लोग विपक्ष में रहें तो सरकार अगर हमको कोऑपरेट करेगी तो निश्चित ही हम उस तरह का शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। और उस तरह का शिक्षा का व्यवस्था है, अगर वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी होगी तो उसमें अपने बच्चे को या जो भी लोग पढ़ाना चाहते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं से पढ़ना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, संस्कार मिलना चाहिए। अगर ये सब मिल रहा है तो पढ़ाने में हमें भी कोई एतराज नहीं होगा। उस समय मैं फुटेज काट के लगाऊंगा जब आप, क्योंकि आप बोल रहे हैं और सारा ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी, और जब आप उस समय नहीं कर पाएंगे तो यही चीजें वायरल होंगी। चलिए, हमने इस शो में डॉक्टर साहब एक रैपिड फायर राउंड रखा है जिसमें सीधा सवाल और सीधा जवाब होगा। एक शब्द में हम आपसे सवाल करेंगे और एक ही सेंटेंस में आपको जवाब भी देना है। एक शब्द में टिकारी आपको कैसा लगता है? विकास से कोसों दूर है, वो विकास मांगता है। अगर आप विधायक बने तो सबसे पहले फैसला क्या करेंगे? सबसे पहले हम भ्रष्टाचार और जितने भी कुरीतियां हैं, कमीशन को जितनी भी कुरीतियां हम उनको खत्म कर देंगे। आपकी प्रेरणा कौन है? हमारे प्रेरणा हमारे दादाजी थे मुखिया, हमारे पिताजी और मेरी माताजी और मेरे पूरे परिवार का मेरा प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि परिवार के ही प्रेरणा से आज हम यहाँ हैं। राजनीति की सबसे बड़ी समस्या क्या है? राजनीति की सबसे बड़ी समस्या है अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? जब हम राजनीति में आए तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर राजनीति में कैसे आ सकता है, तो आखिर क्रिकेटर आता है, आईएएस आता है, तो डॉक्टर क्यों नहीं राजनीतिक में? तो अच्छे लोग जब तक। चलिए, इस पे हम विशेष बातचीत करेंगे। आपका सबसे यादगार पल कौन सा है? हमारा सबसे यादगार पल जब हम मध्य प्रदेश में से नौकरी वहां से रिजाइन देकर जब हम 2019 आखिरी में जब गया आया, जब अपने गांव में गए तो रोड ही नहीं था। हमने अपने पैसे से उस रोड को मरम्मती कराया, लोगों को जाने की व्यवस्था किया। उसको देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरी वजह से आज हजारों लोगों को तकलीफ नहीं हो रही। क्या आप इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं? हाँ, हम तो सोशल मीडिया फॉलो करते हैं। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है आपके एरिया के लिए? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जहाँ एक अच्छा शिक्षा का माहौल हो और डॉक्टर होने के नाते एक बढ़िया हॉस्पिटल हो, क्योंकि वो टिकारी से वो हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल अच्छा रहेगा तो टिकारी का मान सम्मान और रोजगार बढ़ेगा। बिहार का एक नेता जिससे आप एडमायर करते हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया था, अगर काश मैं भी वैसा कर पाऊं, तो जिनसे आपको लगता है कि नहीं, हमको एक रोल मॉडल टाइप का, कि जिनकी तरह आप कुछ करना चाहते हैं, जिनकी तरह आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसा एक नेता का नाम? हमारे रोल मॉडल हैं श्री बाबू। श्री बाबू ने उस समय बिहार को पूरे इंडिया में तीसरे नंबर पे हर मामले में लाके खड़ा कर दिए थे। तो हमारा वो रोल मॉडल है और कोशिश करते हैं कि हमारे भी उनकी कुछ छवि हमारे अंदर आए और हम भी बिहार को उन्नति के रास्ते पे ले। आपका फेवरेट बिहारी खाना क्या? दाल चावल। अपने वोटर्स को एक लाइन में क्या संदेश देंगे? हम अपने वोटर को बताना चाहते हैं कि जो आज तक हो चुका है, आप लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य सुधारने के लिए अच्छे लोगों को चुने। एक बार भरोसा लोगों पे करना होगा, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए किसी पे तो आपको भरोसा करना ताकि आपको जीवन को उत्थान कर सके। एकता बना के रखिए, भाईचारा बना के रखिए और जातिवाद से ऊपर उठकर इस बार 2025 में आप अच्छे कैंडिडेट को चुनिए।
एक सवाल जो पीछे छूट गया था जिस पर हम गहन चर्चा करना चाहते हैं, अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते, क्या वजह है? देखिए, अच्छे लोग राजनीति में इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनका सोच है कि राजनीति ओनली उन लोगों को प्रमोशन मिलता है जो बाहुबली हैं, जो बालू चोर हैं, दारू चोर हैं, क्रिमिनल माइंडेड हैं। उस तरह के लोगों को, धनवान लोगों को राजनीति में ज्यादा प्राथमिकता मिलता है। और जो पढ़े लिखे समाज है वो अपनी प्रतिष्ठा को बेचना नहीं चाहते, अपने ईमान को बेचना नहीं चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो पढ़े लिखे थोड़े संकुचित दिमाग के हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि जब तक आप लोग नहीं आइएगा राजनीति में, तो ऐसे ही लोग हम आप पर शासन करते रहेंगे। और बिहार का दुर्दशा है कि अनपढ़ लोगों को हम लोग, ग्रेजुएट लोग, वोट देकर और विधानसभा पहुंचाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा ये है, आप लोग पढ़े लिखे समाज में उतरिए, जो जितने भी आपके बुद्धि, जितने भी आपके सामर्थ्य है, उसको प्रयोग करके बिहार बदलने में कदम से कदम मिलाकर चलिए और बिहार बदलिए। एक डॉक्टर होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, पिछले कुछ समय पहले भारत में आतंकियों के द्वारा एक हादसा हुआ। पहलगाम में निहत्थे लोगों को ऊपर उनके धर्म पूछकर, जैसा कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार मीडिया में, नेशनल मीडिया और देश के तमाम न्यूज चैनल में ये बातें चल रही हैं। उसके बाद सरकार ने कड़ा फैसला लिया, कुछ ऐसे फैसले लिए जिनके बाद से, लेकिन आपको क्या लगता है कि समय समय पे, कुछ समय पे, साल 2 साल पे ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं? इससे पहले पुलवामा हुआ, उससे पहले उरी, तो इस तरह के हादसे जो होते रहते हैं, ये हादसे किस तरह से बंद होंगे? सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये भारत हमारा है और इसमें जितने भी नागरिक हैं वो भारतीय है। बिल्कुल। यहाँ बहुत सारे लोग जो है, बाहरी लोग आकर आते हैं और यहाँ पे दंगा फसाद और ये मारकाट करते हैं। हमारा कहना है कि भारत सरकार को कुछ ऐसा कोड वर्ड या ऐसा, जैसे आधार आपने किया है, इस तरह का कुछ नंबरिंग होना चाहिए। हर एक लोगों का एक नंबरिंग होना चाहिए, ताकि पता चले कि हमारे भारत में कितने लोग हैं। जिनके पास वो है वो हमारे नागरिक हैं। हमारा कहना है कि भारत को अस्त व्यस्त करने के में बाहरी जो पाकिस्तान, चाइना, भारत को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। हमारा कहना है कि ये जो घटना हुआ है बहुत ही निंदनीय घटना है। किसी को धर्म जाति पूछकर हत्या कर देना ये कहीं का नहीं है, मानवता का निशानी नहीं है। और हम तो कहते हैं कि भारत पे अगर कोई आंच उठता है, आज मान लीजिए हिंदू के नाम पे उठा, कल मुस्लिम के नाम पे उठेगा, कल सिख पे होगा, कल ईसाई। लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो हर जाति, हर समाज एकजुट होकर, हर विपक्ष एकजुट होकर सरकार को हाथ को मजबूत करना चाहिए और उनको यही बोलना चाहिए कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं, भारत पहले है, उसके बाद हम है। भारत अगर रहेगा तो हम रहेंगे। क्योंकि किस तरीके से आपने भी देखा कि जो हुआ उसके बाद कुछ फैसले लिए गए, लेकिन इन फैसलों के बावजूद इससे पहले भी एयर स्ट्राइक हुआ था मोदी सरकार के ही टाइम पे, उसके बाद उनको जवाब मिला था, लेकिन फिर भी वो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते रहते हैं। और ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आपका एक भारतीय सैनिक के प्रति एक प्रेम भी है। आप अपनी संस्था चलाते हैं, वहां अपने भारतीय सैनिकों के बच्चों के लिए फ्री सेवा रख रखी है, उन बच्चों से आप फीस नहीं वसूलते हैं। तो उन सैनिकों को क्या एक बार इजाजत मिलनी चाहिए या कुछ ऐसा कड़ा प्रबंध होना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान में जो बैठे हुए या जहां से भी जो भी आतंकी भारत में घुसकर निहत्थे लोगों को या हमारे सेना को जो भी तकलीफ देते हैं वो हमेशा के लिए बंद हो जाए? बिल्कुल, जब ऐसी घटना होती है तो हमारे सैनिक लोगों को भारत सरकार से छूट मिलना चाहिए कि जब आप पर 1 गोली बरसाए तो आप 100 गोली बरसाइए। और उसके पहले, सबसे पहले बाहरी जो गद्दार लोग हैं, उससे पहले देश की गद्दारों को पहचानना बहुत जरूरी है। हमारा कहना है कि देश में रह के आप पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं तो ये कहाँ का नीति है? वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? वैसे लोगों को देशद्रोही का केस होकर भी चौराहे पे अगर फांसी पे लटका दीजिए तो अगले बार से बोलने के पहले 5 बार सोचेगा। आप भारत में रह के भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कर सकते हैं तो पाकिस्तान
जिंदाबाद कर वही लोग करेंगे जो गद्दार इस देश में हैं। हमारा कहना है कि सरकार को एक नियम लाना चाहिए कि देश के प्रति आप अगर गलत भाषा का प्रयोग या गलत वार्तालाप करते हैं तो आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के कारण हमारी एकता टूटने लगती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। तो हमारा मोदी जी से एक ही निवेदन है कि ये कुछ ऐसा कानून लाइए ताकि हिंदुस्तान को गाली देने के पहले 5 बार सोचे और ऐसे गद्दारों को चुन चुन कर पाकिस्तान भेज दीजिए। डॉक्टर साहब, जाते जाते टिकारी के लोगों को एक क्या संदेश देना चाहेंगे? हम टिकारी के लोगों को एक ही चीज बताना चाहते हैं कि 50 साल 60 साल आपने बहुत लोगों को देखा, 5 साल BD शर्मा को देखिए, वहां का बेटा है, नेता बन के नहीं काम करेंगे, और हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम व्यवस्था सुधारने के लिए अपने जीवन को, जैसे मैंने अपना उत्थान किया, हम अपने भाई बहनों जितने भी वो क्षेत्र के लोग हैं, हम पूरा कोशिश रहेगा कि उनकी भी जीवन को हम उत्थान करें, सही शिक्षा मिले, सही स्वास्थ्य मिले, और किसान भाइयों को सही सिंचाई की व्यवस्था मिले। तो दोस्तों, यहीं खत्म होता है आज का एपिसोड अपना बिहार अपनी बातचीत। याद रखिए, आपका वोट सिर्फ नेता नहीं, टिकारी का भविष्य तय करता है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।